नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी। बीएससी बीएड सेकेंड ईयर और जनरल बीएससी सेकेंड ईयर का जो थर्ड पेपर है ऑप्टिक्स, उस पेपर के अंदर हम एक एक यूनिट को कंप्लीट कर चुके हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि जनरल बीएससी की तो सेकंड नंबर जो यूनिट है जिसमें नेत्रिकाएं हैं, हाइगन नेत्रिका, रैम्सडेल नेत्रिका और गोलीय विपतन से संबंधित जो टॉपिक्स उसके अंदर आते हैं, और वही सेम टॉपिक वही सेम यूनिट जो है वो बीएससी बीएड सेकेंड ईयर में फर्स्ट यूनिट के अंदर लगती हैं। क्योंकि जनरल बीएससी की जो फर्स्ट यूनिट है वो थोड़ी अलग है, उसके कुछ टॉपिक्स मैं पहले अपलोड भी कर चुका हूँ। आज हम उसके आगे जो नेक्स्ट यूनिट है इंटरफेरेंस जिसे कहते हैं, व्यतिकरण, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद एक डिफ्रैक्शन की आएगी और फिर आपकी लेजर है। लेजर यूनिट जो है वो मैं कंप्लीट पहले ही वीडियो उसकी अपलोड कर चुका हूँ, वो 5 नंबर यूनिट है वो कंप्लीट अपलोड है। अब यहाँ पर जो मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ, ये टॉपिक जो डाल रहा हूँ वो सबसे फर्स्ट टॉपिक ही है जहाँ से स्टार्ट होता है अपना व्यतिकरण। व्यतिकरण क्या होता है, व्यतिकरण कितने प्रकार का होता है, अध्यारोपण का सिद्धांत, ये सब टॉपिक्स, ये सारी चीज़ें जो हैं आप 11th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। व्यतिकरण आपने 11th क्लास में ध्वनि तरंगों के बारे में वहाँ पे पढ़ा था, तरंगों से संबंधित पढ़ा था। 12वीं कक्षा में आके आपने 12th चैप्टर के अंदर प्रकाश तरंगों से संबंधित पढ़ा है। वही सेम चीज़ें, संपोषी, विनाशी, वही पथांतर, वही कलांतर, वो सब नियम जो हैं वही यहाँ पर भी हैं, लेकिन यहाँ पर एडवांस आ जाइएगा, उसके थोड़ा डीपली हमें पढ़ना होगा। और फ्रिंज चौड़ाई वैसे हम 12th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी अलग लेवल की है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपका व्यतिकरण का जो आप कह सकते हैं कि मेन पार्ट जो है वो फ्रिंज चौड़ाई से ही संबंधित होता है, और इसी पर आधारित हैं सारे के सारे प्रैक्टिकल जो हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है, लेक्चर नंबर फर्स्ट रहेगा बीएससी बीएड का यूनिट नंबर 2 का पेपर। आपका थर्ड नंबर पेपर है ऑप्टिक्स, याद रखें, थर्ड नंबर पेपर ऑप्टिक्स। और जनरल बीएससी सेकेंड ईयर का यूनिट नंबर 3 का लेक्चर नंबर है फर्स्ट। इस यूनिट को मैं कंप्लीट करवाऊंगा। सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक इसे शेयर जरूर करें, क्योंकि काफ़ी लंबा टाइम हो चुका है, हमने वीडियो अपलोड नहीं की थी, कुछ टाइम की शॉर्टेज थी इसलिए। तो उन विद्यार्थियों तक पहुंच जाए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। फ्रिंज चौड़ाई, देखिए फ्रिंज चौड़ाई क्या होती है। जब व्यतिकरण के अंदर क्या होता है, जो दो आपके स्लिट होती हैं, उन स्लिट से प्रकाश जब जाता है व्यतिकरण के अध्यारोपण के बाद पर्दे पे गिरता है, तो वहां पर आपको कुछ काली और चमकीले फ्रिंजें बोलते हैं, उनको कुछ वलय रिंग दिखाई देती हैं पर्दे पर। उनके बारे में ये पूरा टॉपिक है कि वो वलय कैसी होती हैं, उनकी तीव्रता क्या होती हैं, उन जो आपस में वलय की मोटाइयाँ हैं वो क्या होती हैं, वो किन पर निर्भर करती हैं। यही सब चीज़ें जो है इस चैप्टर में चलेंगी, इस आपकी यूनिट के अंदर चलेंगी। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि फ्रिंज चौड़ाई कहेंगे किसे आप। देखिए, दो क्रमागत चमकीली या काली फ्रिंजों के बीच की जो दूरी है उसे फ्रिंज अंतराल कह सकते हो या फ्रिंज चौड़ाई कहते हो। यानी दो तो होंगी काली, दो होंगी चमकीली। क्रमागत का मतलब यहाँ पर है कि लगातार दो चमकीली नहीं होंगी, लगातार दो काली नहीं होंगी, एक कम चमकीली आएगी तो फिर काली आएगी, फिर चमकीली आएगी। तो क्रम से जो आने वाली, एक काली के बाद दूसरी चमकीली जो है और एक उससे पहले जो चमकीली फ्रिंज है, वो क्रम से आ रही हैं, उनके बीच की चौड़ाई क्या है, उन चौड़ाई को फ्रिंज चौड़ाई बोला जाता है। तो यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हैं, ये देखिए डायग्राम। यहाँ पर याद रखें एक वर्णीय प्रकाश स्रोत का उपयोग किया गया है। ये आपका मेन प्रकाश स्रोत है, एक वर्णीय प्रकाश स्रोत है। ये S1 और S2 दो स्लिट हैं, इन स्लिट के बीच की दूरी है आपकी D, और ये D बिल्कुल सेंटर में लिया गया है। और यहाँ से इससे S1 है वो D/2 दूरी पर है और S2 है वो भी D/2 दूरी पर है। और यहाँ पर आपके सामने जो पर्दा है वो कैपिटल D दूरी पर रखा गया है। याद रखें, यहाँ पर कंफ्यूजन वाली बात सिर्फ इतनी ही होती है कि हम एक तो स्मॉल d लेते हैं और एक लेते हैं कैपिटल D, और जब फॉर्मूला हम बनाते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं, न्यूमेरिकल जब हमारे सामने आते हैं या कोई कॉन्सेप्टल क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं, तो ये स्मॉल d और कैपिटल D में हम ये भूल जाते हैं कि ये ऊपर आएगा या नीचे आएगा, क्योंकि जो फॉर्मूले के अंदर एक ऊपर आता है एक नीचे आता है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि कैपिटल D जो है वो यहाँ पर पर्दे की इस स्लिट से दूरी ली जाती है, और स्मॉल d है वो दो स्लिट के बीच की डिस्टेंस होती है। यहाँ पर ये बिल्कुल सेंटर का पॉइंट है O। इस पॉइंट से आपका जो S1 है, इसको मैंने डॉटेड लाइन से मिलाया, ये L1 पॉइंट बोल दिया, और एक मैंने परपेंडिकुलर इस तरीके से मिलाया, ये L2 बोल दिया मैंने इसको। और जो मेरा एक P पॉइंट मैं ले रहा हूँ कि जहाँ पर व्यतिकरण प्रतिरूप आपको प्राप्त होगा, वो व्यतिकरण प्रतिरूप जो है
वो इस O से x दूरी पर है। कितनी दूरी पर है? x दूरी के ऊपर है। तो हमें ये फाइंड करना है कि वो L1 से कितनी दूरी पर है और L2 से कितनी दूरी पर है। तो आप देख सकते हैं L1 यहाँ पर है और ये टोटल x है। इस x में से ये मैं यहाँ पे देख सकते हो ये वाला जो d/2 है ये इतना यहाँ से माइनस कर दूंगा तो x माइनस d/2 कहाँ से कहाँ तक की दूरी आ जाएगी? P से L1 तक की, यानी P L1 का मान आ गया। बिल्कुल उसी प्रकार से P से L2 तक की दूरी क्या आएगी? यहाँ से यहाँ तक तो x है और प्लस d/2 यानी x प्लस d/2। बस इसके बाद बिल्कुल आसान है, डायग्राम आपको ध्यान में रखना है। अब थोड़ी सी इसके बारे में जो थ्योरी है वो हम पढ़ लेते हैं। माना एक वर्णी प्रकाश स्रोत ऐसा है जिससे समान दूरी पर हमारे दो कला संबंध स्रोत। देखें, दो कला संबंध का मतलब क्या होता है? ऐसे जो स्रोत है वो कला संबंध होते हैं जिनकी आवर्ती, जिनकी कलाएं जो हैं वो समय के साथ चेंज नहीं होती हों। जो भी उनकी कलाएं हैं, जो भी उनकी जो कला है वो समय के साथ चेंज नहीं होती हों, हर टाइम पे उन दोनों की कला एक जैसी रहे, तो उसे आप क्या कहते हैं? कला संबंध स्रोत कहते हैं। और एक कला संबंध स्रोत जो है वो हमेशा ही जब भी उससे दो अन्य स्रोत पैदा होंगे वो कला संबंध ही होते हैं। S1 और S2 दो परस्पर d दूरी पर स्थित हैं। इनसे कैपिटल D दूरी पर एक पर्दा है। याद रखें, जो स्क्रीन है वो कैपिटल D पे होता है जिसका केंद्र है O। इस केंद्र O से पर्दे पर x दूरी पर आपको बिंदु P पर तीव्रता ज्ञात करनी है, जिसके लिए हमने उसमें पथांतर ज्ञात करना पड़ेगा। ये देखें, ये वाला जो S1 से P तक और S2 से P तक जो मैंने इसको मिलाया है ये पथांतर है। यहाँ पे आप जानते हैं परपेंडिकुलर डाल के हम करेंगे, इसका पथांतर का मान ज्ञात करेंगे। पथांतर का मतलब होता है पथ में अंतर। आपको दिखाई दे रहा है कि S1 से P तक की डिस्टेंस और S2 से P तक की जो डिस्टेंस है वो अलग अलग है, यानी इनमें इस पथ में क्या है? अंतर है, और अपना मेन काम है उस पथांतर को ज्ञात करना। तो जो चित्र की ज्यामिति है उसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, और पाइथागोरस थ्योरम पहले हम यहाँ लगाएंगे PS1 L1 में। यहाँ देखिए आप PS1 L1 में क्या मैं S1 P का मान ज्ञात कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। S1 L1 मेरे पास पता है कैपिटल D है, और P L1 हम फाइंड कर चुके हैं x माइनस d/2। बिल्कुल उसी प्रकार से मैं यहाँ पर S2 P का मान ज्ञात करूंगा, और S2 P का मान फिर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा इसके अंदर, तो ये तो D का D रहेगा और ये P L2 जो है वो x प्लस d/2 हो जाएगी। पाइथागोरस थ्योरम आप जानते ही हैं, ये कर्ण हो गया है, ये वाली भुजा कर्ण है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर से ज्ञात कर सकते हैं। अब पथांतर कैसे ज्ञात करेंगे? S2P जो है उसमें से S1P माइनस कर दूंगा, जो रिजल्ट आएगा उसी को आप क्या बोलेंगे? पथांतर बोलेंगे, और फिर हम इसका कलांतर के साथ भी संबंध बता सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम हमने लगाई, तो S1P स्क्वायर बराबर S1 L1 स्क्वायर प्लस P L1 स्क्वायर आ गया, ये D स्क्वायर है और ये x माइनस d/2 की होल स्क्वायर है। यहाँ से इसको जब आप सोल्व करेंगे तो आपके पास ये फॉर्मूला बनेगा S1P बराबर D 1 प्लस एक्स माइनस d/2 की होल स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर की टोटल 1/2 यानी वर्गमूल। अब देखें, यहाँ से इसको सिंपल बनाने के लिए आपको द्विपद प्रमेय की हेल्प लेनी पड़ेगी, और द्विपद प्रमेय के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? जो राशियां छोटी होती हैं उनको हम क्या मान लेते हैं? नगण्य मानते हुए सिर्फ दो पद से ही इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ हम लगाएंगे 1 प्लस nx। अगर आपको कभी कभी ये चीज़ समझ में न भी आए, दिमाग में न भी आए, तो भी याद रखना कि फिजिक्स में हमेशा ही दो स्टेप लिए जाएंगे द्विपद के, 1 प्लस nx तक ही लिया जाएगा। जहाँ पर भी इसका यूज होगा तीसरा पद कभी भी यूज नहीं होता, क्योंकि जब किसी छोटी राशि का स्क्वायर किया जाता है या क्यूब करते हैं तो वो राशि और छोटी हो जाती है, इसलिए उसको नगण्य मान लिया जाता है। तो यहाँ पर S1P बराबर क्या आ जाएगा? D 1 प्लस एक्स माइनस d/2 की स्क्वायर आ जाएंगी, और नीचे आ जाएगा 2D स्क्वायर, क्योंकि 2D का मतलब कहाँ से आ गया? ये n देखें, nx, तो n का मान 1/2 था, वो इसके आगे गुणा में लग चुका है। फिर यहाँ से S1P का मान आप यहाँ से देखेंगे D प्लस ये D का अंदर हमने मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ से D स्क्वायर था, ये D मल्टीप्लाई में आएगा तो एक D कैंसिल हो जाएगा, इक्वेशन नंबर आ गई फर्स्ट। बिल्कुल इसी टाइप से हमें S2P का मान भी ज्ञात करना होगा, और वो मैंने आपको चित्र में बताया था। दूसरा जो त्रिभुज आपका, उसमें आप सेम तरीके से पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, द्विपद प्रमेय का यूज करेंगे, तो आपके पास समीकरण नंबर क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। अब पथांतर ज्ञात करना है, जो पथ ज्यादा है उसमें से कम जो पथ है वो घटा देना है, तो पथ का अंतर आ जाएगा, उसे पथांतर बोलते हैं। तो हमारे
डायग्राम के अकॉर्डिंग S2P ज्यादा थी, S1P कम थी, तो दोनों को माइनस कर दिया, यानी समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दिया। तो घटाने के बाद जो कॉमन आ रहा है उनको कॉमन लेंगे, जो चीजें कैंसिल होने वाली है उनको कैंसिल कर दिया जाएगा। तो यहाँ से देखिए 2D तो नीचे आएगा, D से ये D कैंसिल आउट हो जाएगा, और जब इसको आप सोल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 2xD/2D, और यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, xD/D यहाँ पर आ जाता है। इसी को क्या बोलेंगे, यही है आपका पथांतर। तो आपको याद रखना है दिमाग में कि पथांतर का फॉर्मूला क्या होता है। पथांतर होगा, इसको आप डेल्टा से भी लिखते हैं, याद रखें डेल्टा से भी लिखा जाता है। इसके आगे जो भी सिंबल होगा डायग्राम के अकॉर्डिंग वो रख सकते हैं। तो डेल्टा या पथांतर बराबर यहाँ पे xD/D आता है। अब ये पथांतर तो आ गया है, लेकिन जो पॉइंट P था आपका, जो P पॉइंट था आपका, यहाँ पर डायग्राम में देखें, इस P पॉइंट के ऊपर जो तीव्रता पहुंचेगी प्रकाश की, उस तीव्रता की वजह से पर्दे पर काली और चमकीली फ्रिंजें प्राप्त होती हैं। अब वो काली और चमकीली जो फ्रिंजें प्राप्त होती हैं उनकी चौड़ाई आपको बतानी है कि भाई काली फ्रिंज की चौड़ाई क्या है, चमकीली फ्रिंज की चौड़ाई क्या है, क्या सभी फ्रिंजों की चौड़ाइयाँ बराबर होती हैं या कम ज़्यादा होती हैं। तो ये हम अलग अलग तरीके से निकालेंगे, और आप नॉर्मल तरीके से बेसिक तौर पे जानते भी हैं कि जब हम चमकीली, यानी उनको दीप्त फ्रिंज भी बोलते हैं, इंग्लिश में इनको ब्राइट फ्रिंज नाम दिया जाता है, तो ये तभी प्राप्त हो सकती हैं जब संपोषी की घटना हो। संपोषी में प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है और विनाशी में प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम यानी शून्य होती है। तो वहां पर आपको काली चमकी आपकी फ्रिंजें प्राप्त होती हैं। तो यहाँ पे आप देखें कंडीशन आपको याद रखनी पड़ेगी कि जब आपका जो पथांतर है, अभी जो आपने पथांतर निकाला, वो लैम्डा का क्या होना चाहिए, पूर्ण गुणज होना चाहिए। अगर आपका पथांतर लैम्डा यानी जो वेवलेंथ है प्रकाश की उसका पूर्ण गुणज है, तो आपको P पॉइंट पर कैसी फ्रिंजें प्राप्त होंगी, चमकीली फ्रिंजें, ब्राइट फ्रिंज प्राप्त होती हैं। यानी आपको याद रखना है कि अगर P पॉइंट पर कोई NV फ्रिंज प्राप्त हो रही है, NV का मतलब पहली, दूसरी, तीसरी, इस तरीके से चलते हुए लास्ट में कोई NV फ्रिंज है, उनका मान कितना भी हो सकता है, तो मैं x को रिप्लेस कर दूंगा xn से, यानी क्रमांक आ गया। तो यहाँ पर जो हमारा स्टेटमेंट था कि हमारा पथांतर क्या आया था, xD/D आया था, तो x की जगह मैंने लिखा xn और इक्वल क्या होना चाहिए, लैम्डा का पूर्ण गुणज, और पूर्ण गुणज के लिए मैंने n लगा दिया गुणा में। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ चुका है, और यहाँ से हम xn का मान ज्ञात करेंगे। तो xn बराबर क्या होगा, n लैम्डा D/d। यहाँ से देखें, जब मैं यहाँ से xn का मान ज्ञात करूंगा तो ये कैपिटल D ऊपर चला जाएगा और स्मॉल d आ जाएगा नीचे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब ये जो फॉर्मूला मेरे पास आया xn का, वो xn जो है वो लैम्डा के समानुपाती है, पर्दे की जो दूरी है स्लेट से उसके भी समानुपाती है, लेकिन दो स्लेटों के बीच की जो दूरी स्मॉल d होती है उसके व्युत्क्रमानुपाती आता है। इसका मतलब भी समझेंगे हम। तो यहाँ पे फ्रिंज चौड़ाई हमें ज्ञात करनी हो, देखिए ये तो xn एक वैल्यू आई, P पॉइंट की डिस्टेंस आ गई जैसे सेंटर से, तो वहाँ पे फ्रिंज चौड़ाई क्या होंगी, फ्रिंज चौड़ाई जैसे दो के बिटवीन की डिस्टेंस आपको ज्ञात करनी पड़ेगी। तो फ्रिंज चौड़ाई को बीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पर हमने xn का मान निकाला। अब xn किसी क्रमांक पे है, जैसे मान लो xn का मान मान लो हम मान लेते हैं, इनका मान 1 मान लेते हैं कि पहली चमकीली फ्रिंज है वो 1 नंबर है, तो आगे वाली चमकीली कौन कितने नंबर पे होगी, 3 पर होगी, 3 पर होंगी ना। जैसे मान लो उसके बाद पहले तो एक ब्लैक भी आएगी, तो लेकिन वो ब्लैक को हम इग्नोर करते हुए सीधा मानेंगे, तो उसके बाद नेक्स्ट कब आएगी, जैसे पहली n पर है तो दूसरी n+1 पर आएगी। तो हम क्या करेंगे, हम xn+1 में से xn को माइनस कर देंगे। तो हमें सिर्फ और कुछ नहीं करना, n की जगह हमें n+1 ही लिखना होता है। तो यहाँ पे देखें फॉर्मूले में xn+1 माइनस xn, यहाँ पे n+1 आ जाएगा लैम्डा D/d माइनस n लैम्डा D/d, और यहाँ से लैम्डा D/d जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, बीटा की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करके और क्रॉस करेंगे तो ये वाला स्टेप है वो खत्म हो जाएगा, और आपके पास बीटा बचेगा लैम्डा D/d। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बीटा यानी फ्रिंज चौड़ाई का, उसमें ध्यान दीजिए जो पर्दे की दूरी है स्लिट से वो तो ऊपर आती है लैम्डा के साथ, और जो दो स्लेटों के बीच की दूरी है वो हमेशा नीचे आती है। कई बार हमें गलती से, कंफ्यूजन से या थोड़ी सी लापरवाही से हम इसको ऊपर लिख देते हैं, तो ये सारा सिस्टम है वो उल्टा हो जाता है। अब फ्रिंज चौड़ाई मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर कंपटीशन के लिए भी, छोटे क्वेश्चनों के लिए भी हमेशा याद रखें, कॉन्सेप्टल है कि बीटा फ्रिंज चौड़ाई जो किन किन बातों पर डिपेंड करती है।
वेवलेंथ पे डिपेंड करेगी, डायरेक्टली स्लिट की जो पर्दे से दूरी है उस पे डिपेंड करेगी समानुपाती रूप से, और दो स्लिटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी अगर आप प्रकाश की वेवलेंथ को बढ़ाते हैं तो फ्रिंज चौड़ाई बढ़ती जाएगी, अगर आप पर्दे को दूर ले जाते हैं आपकी स्लिट से यानी प्रकाश स्रोत से तो आपकी फ्रिंज चौड़ाई बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर आप दो स्लिटों के बीच की डिस्टेंस यानी S1 S2 के बीच की डिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे तो आपकी फ्रिंज चौड़ाई कम होगी, पतली होगी फ्रिंज, और अगर उनको नज़दीक लेके आएंगे तो फ्रिंज चौड़ाई बढ़ जाएगी। इस तरीके से ये आपस में डिपेंड करती हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ आपने ध्यान दी होगी कि जो n क्रमांक था, पहली दूसरी तीसरी इस तरीके से फ्रिंजों का जो क्रमांक होता है वो फॉर्मूले में कहीं भी नहीं आया है। इसका मतलब फ्रिंज चौड़ाई क्रमांक पर निर्भर नहीं करती। इसका मतलब ये हुआ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सभी फ्रिंजें समान चौड़ाई की होती हैं व्यतिकरण में, सभी फ्रिंजें समान चौड़ाई की होती हैं, यानी कि पहली फ्रिंज दूसरी तीसरी जितनी भी बनेंगी सभी समान चौड़ाई वाली बनेंगी। लेकिन हम कौन सी फ्रिंजों की बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे चमकीली फ्रिंजों की। बिल्कुल सेम रिजल्ट है वो काली फ्रिंजों के लिए भी आएगा, इसमें कोई अलग चीज़ नहीं है। देखें अदीप्त फ्रिंजों के लिए, लेकिन आपको पता है अदीप्त यानी डार्क फ्रिंज कब बनती है? जब विनाशिक की घटना होगी। और विनाशिक के लिए क्या होना चाहिए? पथांतर, जो लैम्डा के साथ रिलेशन लगता है वो आपको ध्यान रखना होगा। तो पथांतर क्या होना चाहिए? λ/2 का विषम गुणज होना चाहिए। तो उस वजह से विनाशी व्यतिकरण के कारण आपको क्या प्राप्त होंगी? काली फ्रिंजें प्राप्त होंगी। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा अलग दिखाने के लिए कंडीशन के अकॉर्डिंग x को xn डैश से रिप्रेजेंट कर दिया, चमकीली के लिए मैंने xn से लिख दिया था। तो हमारा पथांतर का फॉर्मूला ये रहा। तो यहाँ पे xn डैश d/D, और ये क्या होना चाहिए? ये आपका 2n+1 λ/2 विषम गुणज होना चाहिए आपका किसका? λ/2 का। तो यहाँ पर n का मान आप 0 1 2 3 4 इस तरीके से रख सकते हैं। लेकिन आपने कभी कभी बुक्स के अंदर ये भी देखा होगा पथांतर का मान जो विनाशी वाला होता है 2n-1 λ/2। इसमें और इसमें फर्क क्या है? देखो दोनों ही सही होते हैं, लेकिन जब आप +n वाली बात कर रहे होते हैं तो उस कंडीशन में आपको क्या करना होता है? उस कंडीशन में आपको n का मान 0 से स्टार्ट करना होता है। तब ये देखें जब मैं 0 रखूंगा तो ये खत्म हो जाएगा, λ/2 बचेगा सबसे पहले। लेकिन जब माइनस वाला आप यूज करते हैं तो n का मान आपको 1 से यूज करना होगा। कितने से यूज करना होगा? 1 से। जब आप 1 रखेंगे तो यहाँ देखिए 2 - 1 यानी 1 यानी λ/2 तब आएगा। तो जब माइनस वाला फॉर्मूला लिख रहे हो तो कभी भी n का मान आपको 0 से स्टार्ट नहीं करना होता। ये याद रखना, ये मेन कॉन्सेप्ट है। बाकी फॉर्मूले दोनों ही सही होते हैं। तो यहाँ पर 2n+1 d λ/2d यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई करके हम इसका वैल्यू निकाल लेंगे, और फिर हम जैसे पीछे वाले में हमने माना था उसी तरीके से बीटा डैश काली फ्रिंजों के लिए फ्रिंज चौड़ाई जो है xn+1 डैश में से xn घटा देंगे यानी 1 जोड़ देंगे n में, और इसको जब हम माइनस करके रिजल्ट निकालेंगे तो बीटा डैश का मान भी उतना ही आएगा जितना कि चमकीली फ्रिंजों के लिए आया था। बीटा का आया था λd/d। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चाहे बीटा हो और चाहे बीटा डैश हो, दोनों ही लैम्डा के क्या होती हैं? समानुपाती होती हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये पता लगा कि फ्रिंज चौड़ाई है वो प्रकाश की वेवलेंथ के हमेशा क्या होगी? समानुपाती होंगी। और सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है? रेड कलर की होती है। सबसे कम किसकी होती है? सबसे कम वैसे होती है आपकी बैंगनी रंग के लिए, वॉयलेट के लिए। लेकिन बैंगनी रंग जो है, इंडिगो जो है, वो हमारी आंखों के लिए सुग्राही नहीं होते हैं। इसलिए ज़्यादातर हम जो कंपैरिजन देते हैं या रिलेशन दिखाते हैं वो ब्लू कलर के लिए दिखाते हैं। ब्लू कलर हमारी आंखों के लिए ज़्यादा सेंसिटिव होता है। तो ब्लू कलर से तो रेड कलर की ज़्यादा वेवलेंथ है। तो आपसे पूछ लें कि अगर मान लीजिए एक रेड कलर की लाइट है एक ब्लू कलर की, तो किसके लिए फ्रिंज चौड़ाई ज़्यादा होगी? तो आप सीधी सी बात करेंगे भाई रेड के लिए ज़्यादा होगी, क्योंकि फ्रिंज चौड़ाई है वो लैम्डा के समानुपाती है, और सबसे ज़्यादा लैम्डा किसकी होती है? रेड कलर की। तो ब्लू के लिए इस कंडीशन में क्या होगी? मिनिमम होगी। वैसे मिनिमम पूछे तो इंडिगो के लिए है, लेकिन अगर इन दो कलर्स में से पूछे तो आप जानते हैं कि ये ब्लू कलर के लिए होती है। इसके अलावा फ्रिंज चौड़ाई जो है वो स्रोत के मध्य जो स्मॉल डी जो होती है दूरी, यानी जो स्लिट के मध्य दूरी, उसके व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये मैं पहले बता चुका हूँ कि जितने ज़्यादा स्रोत है वो नज़दीक होंगे, फ्रिंज चौड़ाई उतनी ही ज़्यादा होगी। इस तरीके से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था फ्रिंज चौड़ाई का। उम्मीद आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दिल से इसे लाइक करें, कमेंट करें, और प्रत्येक अधिक से अधिक विद्यार्थियों को इसे शेयर जरूर कीजिए। आपको साथ साथ में नोट्स भी दे रहा हूँ, तो वीडियो को आप लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक इसे पहुँचाएँ। धन्यवाद।